बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब के साथ मैं हूं फ़रूख वड़ाइच। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो बानी पीटीआई हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है अपोजिशन का। इसके लिए फवाद चौधरी उनसे मिले, उनको कायल करने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या, और क्या इस्टेब्लिशमेंट में और पीटीआई के दरमियान में कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस पर आज बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज़ुबैर उमर साहब और फवाद चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे, और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ी ख़बर, कि बिलाल बिन साकिब हैं जो मामले ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह हैं। इन्होंने वहाँ पर अमेरिका में खड़े होकर दुनिया के सामने ये ऐलान किया कि पाकिस्तान तैयार भी है, आगे बढ़ने को बेताब भी है, पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी को कौमी ज़ख़ीरे में शामिल कर रहा है। और ये ख़बर जो है बहुत बड़ी ख़बर है और खुशी की लहर भी है लोगों में जो ये काम ऑलरेडी कर रहे थे। ये कितनी बड़ी इकॉनमी है, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है, और पाकिस्तान कितने ममालिक में शामिल है जो ये काम कर रहे हैं, इसके लिए हम कवल चीमा से बात करेंगे जो IT एक्सपर्ट है। तो प्रोग्राम के जो आगाज़ करते हैं, ज़ुबैर उमर साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। आपकी बड़ी अहम मुलाकात हुई, आपने मीडिया से गुफ्तगू भी की है, और एक पॉइंट जो बड़ा आपने कहा जी, मैंने उनको बताया कि आपकी रिहाई के लिए कोई नहीं आता पीटीआई से, तो राज़ो न्याज़ तो वही होगा। तो आप बताएंगे ज़रा कि क्या तफसीलात क्या हैं और वो कैसे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है खान साहब का? मेंटल अलर्टनेस ये वो तो बिल्कुल उनकी परफेक्ट है। वो तो वैसे ही हैं जैसे कि पहले थे, और वो उसमें कोई इशू नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि मेरी नज़र में उनका जो इस वक्त जो पीटीआई का जो लैक हो रहा है वो हो रहा है कि एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है वो नहीं है। उसकी वजह से जो मसाइल हैं वो अभी मौजूद हैं, और ज़्यादातर लोग जो वहाँ पे एक जत्था लगा के आते हैं वो बेसिकली यही होता है, फलाने को निकाल दें, फलाने को रख लें, फलाने का ये करना है, फलाने का वो करना है, और एक दूसरे के खिलाफ ये भी गद्दार है वो भी गद्दार है। बस यही डिस्कशन जो है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जब तक इमरान खान एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उनके पास नहीं होती, जो मेरी नज़र में ये है कि आपका एक बड़ा अपोजिशन अलायंस आपको चाहिए। आपको जितने लोग भी मौजूदा सेटअप से नाराज़ हैं या नहीं है उसके ऊपर मुतमईन, उनको इकट्ठा करना चाहिए, और उसके बाद आप जो है तहरीक की तरफ भी जाएं तो भी इकट्ठे जाएं, नेगोशिएशन की तरफ जाएं तो भी इकट्ठे जाएं। सो जब तक एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं होगी और लोग शामिल नहीं होंगे, बाकी इस वक्त पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि वो सारी सियासत में देखें, जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, ये इसमें टेक ऑल नहीं होता। इसके अंदर धड़े होते हैं, इसमें कुछ लेना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, एंगेजमेंट्स होती हैं, क्योंकि इसमें डिक्टेटरशिप से ये अगेंस्ट है ये पूरा निज़ाम। तो इसलिए पीटीआई भी इस सारे निज़ाम में जब तक अकेली रहेगी, उसके ऊपर जो उसकी कामयाबी है वो उतनी ही मुश्किल रहेगी। ठीक है, मैं फवाद साहब ज़रा ज़ुबैर साहब से ज़रा ये ज़ुबैर साहब इस सारी सियासी सूरत को कैसे देखते हैं, ख़ास तौर पे ये जो एक पाक भारत कशीदगी थी, उसके बाद फिर हुकूमत का मोराल ज़रा बेहतर हुआ है जो मैं देख रहा हूँ। आप बताएं कि ऐसे में क्या कोई मुज़ाकरात आपको कहीं पे नज़र आते हैं? आज हुकूमत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है हुकूमत उस चीज़ को इनकैश करेगी जो मिलिट्री ने एक विक्ट्री डिलीवर की है, एंड पाकिस्तान इज़ नो एक्सेप्शन। दुनिया में कोई भी मुल्क होता तो वो मोदी साहब हारने के बावजूद वो कुछ कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ अपनी तरफ करने के लिए, पॉजिटिव टर्न करने के लिए। तो उस हवाले से तो हुकूमत लुक्स फार मोर कॉन्फिडेंट। और हुकूमत का जो अभी फवाद भी बात कर रहे थे कि देखें हुकूमत का मुकाबला अगर पॉलिटिकली है तो वो पीटीआई के साथ है। सो पीटीआई भी इस वक्त पहले के मुकाबले में एक कमज़ोर पोजीशन में है टू डू एनीथिंग। अगर ये कहा जाए कि जी अब हुकूमत ये फील करती है कि हम पीटीआई से नेगोशिएट करें भी क्यों, हालांकि करना चाहिए, मेरी अपनी नज़र में ज़रूर करना चाहिए। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी दैट द गवर्नमेंट, अगर वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत, कि जी ज़रूर करना चाहिए। इमरान खान इज़ अ रियलिटी, इज़ नॉट गोइंग अवे एनीवेयर। ना ही आइन चेंज हुआ है पाकिस्तान का, ना ही फंडामेंटल राइट्स चेंज हुए हैं। तो पाकिस्तान के जो बेसिक इश्यूज थे वॉर से पहले वो तो अभी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन तो इस वजह से ज़रूर बातचीत करनी चाहिए पीटीआई के साथ। लेकिन जाहिर है इस वक्त पड़ रहा हुकूमत ही का भारी है। ठीक है,
फवाद साहब, ये इससे तो इतफाक करते हैं आपकी हुकूमत का पलड़ा भारी है, और ख़ासतौर में पीटीआई में वो दमखम नहीं है जो हम 2 साल पहले या 2.5 साल पहले देख रहे थे। और वो आपने शायद उसी की तरफ निशानदेही की कि जब तक ग्रैंड अलायंस नहीं बनता, और फिर मेरे ख्याल में आपने मौलाना की तरफ भी इशारा किया, और शायद कुछ वहाँ पे मुख्तलिफ बातें की जा रही थी। अडयाला में बानी को कुछ गलत गाइड किया गया, आम इसे कह सकेंगे। तो फवाद साहब, फिर आपने मेरे ख्याल में उनकी कुछ गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश की है कल की मुलाकात में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो हुकूमत की आपको मजबूत लग रही है या पीटीआई कमजोर लग रही है, तो ये भी एक इवेंट के ऊपर ही है। एक इवेंट हुआ है, पहले एक इवेंट होता है, आप देखें मतलब 9 फरवरी को पीटीआई बहुत मजबूत थी। जिस दिन पीटीआई को तहरीक शुरू करनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं की। उसके बाद आपने स्मूथ हो गया, फिर इलेक्शन कमीशन, फिर जब ये फैसला आ गया फिर मजबूत हो गए। ये इंडिया का इवेंट आ गया, आपको हुकूमत मजबूत लग रही है। फिर कोई इवेंट आ जाएगा कल, आप फिर कमजोर हो जाएगी हुकूमत। सो ये इशू नहीं है। हुकूमत को या एस्टैब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ इवेंट बेस्ड है, और चूंकि नीचे एक वैक्यूम है, पॉलिटिकल वैक्यूम मौजूद है, खला है। सो ये उस वक्त तक नहीं मुल्क नॉर्मलाइज हो सकता जब तक आप इमरान खान की जो सियासी एक ताकत है या जो अप्रूवल है उसको तस्लीम नहीं करते और उनको आप अपने सोल्यूशन में शामिल नहीं करते। सो पहला चीज तो मैं आपको ये वाजे करना चाहता हूँ कि ये हुकूमत की मजबूती या पीटीआई की कमजोरी ये बहुत बड़े फैक्टर नहीं है। आप कह रहे हैं इवेंट टू इवेंट है, इवेंट टू इवेंट, ये इवेंट टू इवेंट है। हाँ, ठीक। अब ये इवेंट हो गया, अगला इवेंट होगा, अब फिर देखेंगे पीटीआई बड़ी हो जाएगी। दैट्स नॉट एन इशू। इशू ये है कि जब पीटीआई ये कहती है कि हमने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, तो एक्चुअली आप क्या कह रहे हैं? आप जो रवायती मॉडल है 76 साल का हमारा, कि आप दुआ करते हैं कि फौज की और हुकूमत की लड़ाई हो, फिर फौज और हम मिल के हुकूमत को छुरी मार दें। आप भी वही कर रहे हैं। ये इट्स अनडेमोक्रेटिक। अगर आप पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीली चाहते हैं, तो फिर आपको पॉलिटिकल फोर्सेस को शामिल करना पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट से गुफ्तगू में। क्योंकि देखें, आप जब तक ये सिस्टम यही रहेगा और सारी ताकत जो है वो फौज के पास मनूवर ऐसे ही होना है, तो फिर चेंज तो कुछ भी ना हुई। पाकिस्तान को जरूरत इस बात की है कि सियासतदान और एस्टैब्लिशमेंट मिलके एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, और देखें कि पाकिस्तान भी इसी तरह से 1 स्टेप आगे जाता है, 2 स्टेप पीछे आ जाता है। इस वक्त तो हम एक डार्क अफ्रीका का कोई मुल्क बन गए हैं, जिसमें ना कोई आइन है ना कोई। हम 3 साल पहले हमारी डिबेट थी कि पाकिस्तान को क्वालिटी डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहिए। अब हमारी डिबेट ही है, अब तो हमारी डिबेट है कि कोई यार जमहूरियत थोड़ी बहुत तो बहाल हो जाए। अदालतें खत्म हो गई हैं, आइन खत्म हो गया है, डिपार्टमेंट्स इदारे खत्म हो गए हैं, तो हमें बड़ी बेसिक से शुरू करना पड़ रहा है। तो इसके लिए अगर पीटीआई ये समझती है कि वो इनकलाब ले आएगी, तो देखिए, जो बांग्लादेश का इनकलाब हो या तुर्की का इनकलाब हो या सोवियत यूनियन का इनकलाब हो, वो इनकलाब तो फौजें लेके आई हैं, वो तो फिर फौज लाएगी, सिविलियंस तो नहीं ला सकते ना। मैं या जुबैर साहब बंदूकें लेके पहाड़ों पे तो नहीं चढ़ सकते। हम तो पॉलिटिशियन है, हमें तो स्पेस चाहिए पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स की स्पेस होगी, पॉलिटिक्स करेंगे, नहीं होगी तो फिर हम फारूक हो जाएंगे। तो फिर हमारी जगह जो आएगा पीटीआई भी किसी फौजी इंकलाब की मुंतजर है? जिस किस्म के इनकलाब, 2 ही सूरतें हैं ना। एक इनकलाब है कि आपका बांग्लादेश का मॉडल बन जाए, एक इनकलाब है कि आप इलेक्शन के थ्रू प्रोसेस के जरिए डेमोक्रेसी जो है वो लेके आए। हम तो देखें ना, हम पॉलिटिशियन है, हमारे पास तो बंदूक नहीं है। हम तो यही ला कर सकते हैं कि हम बातचीत करें, अपना अलायंस बड़ा करें, गुफ्तगू के जरिए ये चीजों को जो है वो इस नहज पे लेके आए कि आपका जो है वो चांस बने। दूसरा तो फिर उसमें हमारा हिस्सा तो नहीं हो सकता। तो मौलाना वाली बात जो है वो मैं आपसे चाह रहा था कि मौलाना के मुतालिक क्या गलत मालूमात दी गई थी बानी को, जो आपने ठीक की? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, एक तो देखिए ना, पहली बात तो यह है कि जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा हजूम है। उस हजूम की सिर्फ यही कोशिश होती है, मुझे लगा दो, इसे निकाल दो, ये कमेटी बन जाए, दूसरी कमेटी फाइनल। वहाँ पे जो वकील भी हैं सारे, वो कुछ वीलॉगर्स के पे रोल के ऊपर है, कुछ इधर पे रोल के ऊपर है, जिन्होंने सिर्फ जो है वो कर रहे हैं। अब वहाँ पे ना कोई माहौल है बात का, ना कोई इस तरह का। वहाँ पे इमरान खान को जब ये जाते हैं, इन्होंने कहा जी मौलाना तो एस्टैब्लिशमेंट की गेम खेल रहे हैं, उन्होंने 26वीं तरमीम भी ये कर दी, ये भी कर दिया। तो मैंने खान साहब से ये कहा कि अगर मौलाना ये करना होता और वो इतना ही हुकूमत के करीब होते, तो वो हुकूमत में क्यों ना होते?
सवाल ये है कि जब शहबाज शरीफ रोजाना वहां जाके बैठे होते हैं तो मौलाना को कन्विंस ही कर रहे हैं ना कि आप हुकूमत में शामिल हो, वो क्यों नहीं हुए? आपकी उनकी पॉलिटिकल रिजर्वेशंस हैं, और हर वो जमात जिसकी पॉलिटिकल रिजर्वेशन है इस सिस्टम के ऊपर वो पीटीआई की हलीफ है, और हमें उनको भी पॉलिटिकल डील देनी चाहिए और हमें पॉलिटिकल एंगेजमेंट में एंटर होना चाहिए उनके साथ, और उसके ऊपर हमें आगे चलना चाहिए। अब ठीक इमरान खान साहब को जो मालूमात है वो 100% गलत दी जाती हैं इस सारे हवालों से। ठीक है ज़ुबैर साहब, ये जो अब बात है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की, अगर मैं अलीमा साहिबा का बयान भी देखूं जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें, अब आपको ये सारी सूरत हाल में लगता है ऐसा कि कोई मुज़ाकरात की हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट में कहीं चाहत है कि भाई मुज़ाकरात होने चाहिए, ये बात आगे बढ़नी चाहिए? देखिए, जो फवाद एक बात करते हैं ना, और मैं बिल्कुल 100% उनसे एग्री करता हूँ कि पीटीआई ने अपने आप को आइसोलेशन में कर लिया है, इवन अमंग दी पार्टीज़ जो कि अपोज कर रही हैं इस हुकूमत को, या एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टीज़ हैं, महमूद अचकज़ई वगैरह जो हैं, ये दूसरे जो लोग हैं, अख्तर मैंगल हैं। अभी जब आज से 4 महीने पहले बातचीत शुरू हुई थी दिसंबर जनवरी में, तो उस वक्त एक्सक्लूसिवली पीटीआई वाले जाके बात कर रहे थे। और दूसरी साइड पर हुकूमत की आप देखें कितनी बेहतरीन स्ट्रेटजी थी कि एमक्यूएम भी बैठी थी हुकूमती साइड पर, और बाप पार्टी वाले भी बैठे थे, और पीएमएलएन तो थी, पीपल्स पार्टी, और जितनी भी इस वक्त ट्रेजरी बेंचेस में बैठे वो सारे मौजूद थे। यानी कि वो कह रहे थे कि हम सबका बयानिया एक है, आप अकेले हैं पीटीआई वाले, आपके साथ तो आपकी जो दूसरी पार्टीज है। हाउ मेनी टाइम्स पीटीआई हैज मेड एन एफर्ट टू गो एंड सीक फुल सपोर्ट विद जमात इस्लामी फॉर एग्जांपल। ये तो नहीं हो सकता कि जमात इस्लामी पहले पब्लिकली डिक्लेयर करे कि जी हम पीटीआई के साथ मिलने के लिए तैयार हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि हर ऑपोजिशन जमात जो है उस हद तक जाने के लिए तैयार होगी जिस हद तक पीटीआई जाने के लिए तैयार है, बिकॉज पीटीआई के स्टेक्स आर फार मोर देन जमात इस्लामी या JUIF एंड अदर, और अख्तर मैंगल एंड अदर्स, क्योंकि उनके स्टेक्स तो ये है कि जी हमारी तो इस वक्त एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और इस वक्त अगर हमने किस तो मिनिमम एजेंडे पर भी सबको साथ मिला लिया, लाइक फॉर एग्जांपल इकोनॉमी पर जमात इस्लामी को, या जो जमात इस्लामी फॉर एग्जांपल सोलर का एक ज़माने में बात करती है, महंगाई की बात करती है, लोगों की बदहाली की बात करती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो उस पर उस इशू पर तो कम से कम साथ मिलके नज़र आना चाहिए, उनको इफेक्टिवली प्रेशराइज करते हुए हुकूमत को कि जी ये देखें हम कोई एक पार्टी नहीं है, हम सब हैं। अब जब वो वक्त आएगा इलेक्शंस का, और कैसे बंटवारा होता है और कैसे अब हर पॉलिटिकल पार्टी, वो तो बात की बात है। इस वक्त तो चैलेंज ये है, पीटीआई के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि वो कैसे इस मुश्किल हालत से बाहर निकले जहां एक वो नॉर्मल पॉलिटिक्स कर सके। और उसके लिए बिल्कुल सही बात है कि जी मुझे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट फवाद से उधर है कि जाहिर है हर फैसले की मंजूरी तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं देनी है। यहाँ तो क्रिप्टो काउंसिल भी एस्टैब्लिशमेंट ही की मर्जी से बनती है, बगैर उसके स्टेट बैंक को भी नहीं पता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी नहीं पता, और वो क्रिप्टो के मिनिस्टर भी लग गए। तो यहाँ तो जाहिर सी बात है जब सिचुएशन इतनी हो कि इतनी इन्वॉल्वमेंट हो, इतने डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस हो, तो फैसले तो उधर ही से होने हैं। लेकिन तो आप कहीं ना फवाद कहीं साहब से का किबला दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये इस चीज का एहसास करते हुए हुकूमत वक्त के साथ बिल्कुल बातचीत करें। बातचीत क्यों नहीं? आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं, या तो आप पार्लियामेंट में होते ही ना, तो जब आप पार्लियामेंट में होते हैं, जब आप पार्लियामेंट्री कमेटीज में बैठते हैं, सारी कमेटीज में बैठते हैं, तो या तो आपने वहां से बॉयकॉट किया होता कि हम इस हुकूमत के साथ ही नहीं है। सो बिल्कुल उनके साथ बात करें और कंटिन्यू। एक तो जो पीटीआई का इस वक्त जो हालत है ना, जो मैं देख रहा हूँ, वो जो इमरान खान की नजर में क्रिकेटिंग उसमें, कि आप अगर फील्ड में उतरेंगे, शोल्डर्स ड्रॉप होंगे, बॉडी लैंग्वेज से आप हारे हुए नजर आएंगे, तो आप हारेंगे ही, आप जीत के नहीं निकलेंगे। तो इस वक्त तो पीटीआई की हालत ये है कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, शोल्डर्स आर ड्रॉप, बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि हमारा अब तो हमारे पास 3 साल हमने ट्राई कर लिया, अब कुछ भी नहीं है, एंड सो ऑन। सो एक अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को पैदा करें। आई डोंट नो उनका क्या फोरम है, फवाद को ज्यादा अच्छा पता है। अभी बात चल रही है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फवाद चौधरी साहब से हम ये भी पूछेंगे कि जब ये ग्रैंड अलायंस की बात हुई तो मुखालफत क्या है, और खान साहब जो है वो कायल क्यों नहीं हो पा रहे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। फवाद साहब, मुझे एक चीज़ नज़र ऐसे आती है जैसे कि शायद पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, जो इस तरह के मामलात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब इस तरह के किसी क्राइसिस का शिकार थी, तो शायद पॉलिटिकल लीडरशिप थी जो कोई रास्ता निकाल रही थी,
शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इसी की कमी नज़र आ रही है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप थी भी तो वो इधर उधर हो गई है। नहीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, जो नून लीग और पीटीआई के तो हालात में बड़ा फर्क है ना। नून लीग के साथ तो ये हुआ ही नहीं कि जो आप 34,000 आदमी गिरफ्तार हुआ है पीटीआई का, सारी जो टॉप लीडरशिप है वो तशद्दुद का निशाना बनी, जेलों में डाली गई, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। फिर जो घर की औरतों के साथ जो सलूक किया गया, बच्चों के साथ जो सलूक किया गया, ये तो पीएमएलएन तो बिल्कुल इसके करीब से भी नहीं गुजरी। कोई पाकिस्तान में कभी कोई सियासी जमातों के साथ वो जुल्म और बर्बरियत हुआ ही नहीं जो कि पीटीआई के साथ हुआ और इस दौर में हुआ, तो वो कंपैरिजन तो अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये कहना जो जुबैर साहब ने बात की, एक्चुअली मैं बिल्कुल उससे इतफाक कर रहा हूँ। मैं तो उनसे खिलाफ कर ही नहीं रहा। असल फैसले तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं करने हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की तो जो जो देन है जिनको, वो एस्टैब्लिशमेंट ने 18 सीटों के ऊपर नून लीग की हुकूमत बना दी, 27 सीटों के ऊपर पीपल्स पार्टी का सदर बन गया। तो जाहिर है कि फैसले तो फिर एस्टैब्लिशमेंट ने करने हैं ना। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को अप्रोच करने के लिए जब आप माइनस कर देंगे नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, तो एक्चुअली पीटीआई कमजोर हो रही है, क्योंकि सियासी जमातें कमजोर हो रही है। सो मेरी नजर में हमारा इस वक्त जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो सियासी जमातों को एक तो बहैसियत एक इदारे की जो है सपोर्ट, क्योंकि देखें प्रॉब्लम है, अगर आप आज नून लीग को माइनस कर दें पंजाब में, आप पीटीआई का मुकाबला किससे होगा? पीटीआई का मुकाबला यहाँ पे एक्सट्रीमिस्टों से होगा, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट से। अगर आप केपी में और बलूचिस्तान में पीटीआई फारग करते हैं, आपका मुकाबला अल्ट्रा नेशनलिस्टों से होगा। इसी तरह से नून लीग को भी समझना चाहिए कि पीटीआई माइनस होती है तो वो यहाँ रिलीजियस एक्सट्रीमिस्टों से मुकाबला कर लेंगे जिनके पास बंदूक है। तो आगे बढ़ के बात कौन करेगा नून से? ये जो बात है कि भाई जमहूरियत को खतरा है, ये बात कौन करने वाला है? नहीं, नून लीग में भी लोग हैं वो करना चाहते, बातचीत करने वाले वो करना चाहते हैं, और लोग हैं पीटीआई के अंदर जो इस वक्त मेरे ख्याल में, मैंने तो खैर पहले अर्ज किया था, अगर असद कैसर, आरफ अलवी, शाह महमूद कुरैशी, इस तरह के 2-3 लोगों को जो सीनियर लोग हैं जिनकी लोग इज्जत करते हैं उनको बना दें, बातचीत जो है वो शुरू कर देगी। ये जो मौजूदा लोग हैं, सलमान राजा वगैरह हो गए, या वो ये जो है वकास वगैरह, इनको तो देखिए कोई जानता नहीं है, ना ही इनकी कोई हैसियत है। तो आप अगर सीनियर लोगों को, पीटीआई के लोगों को लगाएंगे, वो फिर आपको ये बड़ा करना चाहिए दायरा। जुबैर उमर साहब जैसे लोगों को आपको लाना चाहिए, मुशाहिद हुसैन साहब जैसे जो लोग इंडिविजुअल्स हैं, जैसे आपने मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब को जो है वो लाए थे एपीसी में। ये इंडिविजुअल्स की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, इनको एक अपना जो है वो एक समझिए कि एक फॉलोइंग है। तो ये वो इम्पोर्टेंट लोग हैं जो ये ब्रिज कर सकते हैं। ग्रैंड अलायंस की अहमियत को समझ गए खान साहब, जिस तरह से आप इशारा कर रहे थे? नहीं, अभी तक तो मैं कामयाब नहीं हूँ। इसका मतलब है कि फिर कोई फिल वक्त तो हम जो देख रहे हैं कि ग्रैंड अलायंस ओपोजिशन का नहीं बनने जा रहा। फिल वक्त तो मैंने तो यही कहा है कि नहीं, आप इस लीडरशिप को, और 2 साल से आप अंदर हैं, आप और टाइम दे दें जब आप समझते हैं, लेकिन कोई टाइम तो देना इनको। तो बैरियर क्या है? यानी जो ये बात बार बार खान साहब को, बैरियर क्या है? जो किसी ने क्या पट्टी पढ़ाई है, को खूब पट्टी पढ़ाई है, यानी आप तो हालात दिखा रहे हैं, उन्हें रियलिटी दिखा रहे हैं। लेकिन ना वो प्रॉब्लम ये है कि जब अंदर आप दिखाते हैं कि करोड़ों लोग जो हैं वो सिर्फ आपके इशारे के मुंतजर है, और जो ही आप कहेंगे वो जाके कब्जा कर लेंगे हर चीज के ऊपर, तो वो फिर अंदर के बंदा तो उसी सोच पे रिलाई करता है ना। और ये नहीं पता कि जो बाहर वाले हैं वो तो चाहते ही नहीं कि आप निकलें। एक 40-50 मिलियन डॉलर की तो इकोनॉमी इमरान खान के नाम पे चल रही है। जो सारे यूट्यूबर्स हैं या ये जो और फंडिंग हो रही है, वकीलों का एक अपना जो है वो इकोनॉमी चली हुई है, कौन इनमें से चाहेगा कि इमरान खान बाहर है? इनको ये सूट करता है कि वो अंदर ही रहें। ये अमेरिका वाले जो डॉक्टर्स हैं, ये कौन हैं डॉक्टर साहब, फवाद साहब, जिनके बारे में खबर छपती है, अब आ रहे हैं, अब बात हो रही है? नहीं, अभी डॉक्टर तो कोई नहीं आए। हमारे एक तनवीर चौधरी साहब हैं, वो आए हुए हैं, और उनके साथ एक और दोस्त आए हुए हैं। ये लोग एक्चुअली तो बिजनेसमैन हैं, ये तो डॉक्टर नहीं है, और इमरान खान साहब के साथ इनका अच्छा ताल्लुक है। लेकिन मसला ये है ना फरूक, के देखो ना, असल प्रॉब्लम तो ये है कि इन लोगों को तो नहीं पता पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मसला क्या है। इनको तो ये नहीं पता कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से क्या चाहती है, इनको तो नहीं पता इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से क्या चाहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी कहाँ पे फंसी हुई है। ये कोई फार्मूला नहीं बना सकते एंगेजमेंट का।
वो तो पॉलिटिशियन ने ही बनाना है, वो ही कर सकेंगे। लिहाजा ये जो अमरीकी आना जाना लगा हुआ है, एक बस एक पर्सनल, उनको ज़ाहिर है वो अमीर लोग हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनको एस्टेब्लिशमेंट भी अकोमोडेट कर देती है, खान साहब भी उनको मिल लेते हैं, बट इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो वो कुछ कर सकते। मसले का हल नहीं निकल सकता इनसे, यानी ये बातचीत हल्की फुल्की हो सकती है, इससे मसले का हल नहीं है। और ये ऐसा ही है, ये ऐसा जो जमात इस्लामी और बाकी, जिस तरह शायद खाकान अब्बासी साहब के बारे में भी खान साहब ने पहले कुछ कहा था कि मैंने उनको इंगेज करना चाहिए, क्या आप जमात इस्लामी और बाकी जो है इनकी तरफ भी तो आपने तवज्जो दिलाई है? नहीं, मैंने तो कहा है कि अगर आपने मौलाना फजलुर रहमान को नहीं करना तो बाकियों को तो कर लेना, लेकिन उनमें से देखे ना करे कौन। अब आप मुझे बताइए ना कि ये सलमान राजा वगैरह ये लोग ये क्या करेंगे, इनको क्या पता है कि कैसे एंगेज करना है, पॉलिटिकल डील कैसे करना है, क्या किसको क्या आप कैसे करीब लाना है, क्या करना है। कोई लोग भी तो हो ना जिनको चौधरी साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही सीनियर सियासतदान इस वक्त बाहर हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, वो नहीं तैयार, परवेज इलाही साहब फिलहाल नहीं तैयार, कुछ नहीं कर रहे। नहीं वो तैयार नहीं है अभी, उनकी तबीयत सही नहीं है या जो भी वजूहत की बिना पे वो तैयार नहीं है अभी जो है। लेकिन एक तो ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट ने भी जो 2-4 लोग जो कर सकते हैं, यानी शाह महमूद कुरैशी हो गए, जहाज चौधरी हो गए, महमूद रशीद हो गए, इनको आपने जेल में रखा हुआ है। ये वो लोग हैं जो पॉलिटिकल माइंड रखते हैं, जो बातचीत कर सकते हैं, वो इसलिए वो उनको वो तो बेसिकली यही चाहते हैं कि शायद वो हज़ारों लोगों को चाहते हैं कि हम किसी को कोई परवाह ही नहीं है, यही प्रॉब्लम है। ठीक है ज़ुबैर उमर साहब, इस सारे ये फवाद साहब ने वैसे बड़ी ज़बरदस्त बातें कर दी हैं कि ये सारे क्राइसिस का हल किस तरह से निकल सकता है, यानी रास्ता कौन सा हो सकता है। तो आपका ओवरऑल मैं कमेंट लेना चाहूँगा प्रोग्राम का, ये सेगमेंट ख़त्म हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल है कोई रास्ता है। देखें 3 साल से ज़्यादा हो गए जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था और पीडीएम की हुकूमत आई थी, तो 3 साल तो ऐसे गुजर गए कि पता ही नहीं चला अब कुछ होगा अब कुछ होगा। सो एक रियलिस्टिक सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं इस वक्त वो ऐसे हैं कि उसमें कोई, अगर हम समझ रहे हैं कि आज हमारी जो क्लासिफिकेशन है एज एन अथॉरिटेरियन स्टेट है, अभी हम एक डेमोक्रेसी की तरफ चल रहे हैं, डेमोक्रेसी की तरफ नहीं चल रहे। एक मैं बिल्कुल याद दिलाना चाहता हूँ, देखिए 2024 वॉज अ वाटरशेड ईयर फॉर पाकिस्तान, और हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जितने गलत चीज़ें करने की थी ना, बिल्कुल गलत, यानी कि 2024 का इलेक्शन चोरी किया उन्होंने धड़ल्ले से, बिल्कुल बग़ैर किसी शर्मिंदगी के, बग़ैर किसी चीज़ के उन्होंने पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया। उन्होंने 26वीं अमेंडमेंट करके आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। उन्होंने पीका लॉ करके बिल्कुल मीडिया के और फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म कर दिया। वो 2024 में सारे उन्होंने फैसले करके अब वो पीछे हैं। अब अगर कुछ होता है ना, मिसाल के तौर पर किसी पीटीआई वाले को उठा लेते हैं या कुछ, वो न्यूज़ भी नहीं बनती है, क्योंकि अब उनको वो उस लेवल के गलत काम नहीं करने हैं। सो उन्होंने अपने आप को अथॉरिटेरियन स्टेट बना के, अब जाहिर सी बात है अगर लेट्स सपोज एक जज है सुप्रीम कोर्ट में, वो कुछ करना भी चाहे, वो समझता है कि पाकिस्तान में ये गलत हुआ था, लेकिन वो तो आइन के हिसाब से चलेगा ना। आइन को बिल्कुल बिगाड़ दिया गया। जो रियासत के सतून थे जो इस सारी मामले में आगे बढ़ते हैं, उन सबको तो उन्होंने दबा लिया। तो इस वक्त सिर्फ उन्होंने हुकूमत करनी है, इस वक्त कोई रुकावट नहीं है उनके सामने, कोई बड़ी रुकावट, कोई रुकावट नहीं है। आप ना, मुझे लगता है कि कोई मूवमेंट चलने का ऐसे कोई एनवायरनमेंट है या कुछ है। वो जिस तरह अभी बात कर रहे हैं, अभी इमरान को क्या बताया है कि जी आप, वो लोग बैठे इंतजार में, जो पहले अंदर बंद है, इन्होंने हजारों लोगों की फवाद ने बात की है, उसमें से बहुत आज ही की न्यूज़ है कि पता नहीं कितने जो हैं वर्कर्स पीटीआई के, जिसमें शायद फॉर्मर एमएनए और एमपीए वगैरह भी हैं, उनको 9 मई के हवाले से सजाएं अनाउंस कर दी हैं। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है ये सारी चीजें कोई आसान तो नहीं होती ओवरकम करना। आप किसी को जाके कहें कि आप लाहौर में बाहर निकलें, तो वो कुछ ना कुछ उसके लिए उतना आसान नहीं है जितना आसान था आज से 3 साल पहले या 2 साल पहले, या जब फरवरी 8 का इलेक्शन हुआ था उसके फौरन बाद। अगर ठीक है ज़ुबैर साहब, फवाद साहब आखिरी कमेंट मुझे चाहिए, मैंने ख़त्म हो रहा है। मुझे बताइएगा कि आपके कोई दरमियान, जो खान साहब के दरमियान में कोई फासले हायल करना चाह रहे थे लोग, वो आपके इन बयानात के बाद, इन टॉक के बाद फिर मज़ीद बाहर निकलेंगे क्या? कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी जब आप गए तो आपको खान साहब का कोई रवैया बदला नज़र आया हो, या उसी तरह ही था सब कुछ? नहीं, खान साहब इज़ वेरी काइंड टू मी, मेरी बात सुनते भी हैं, बड़ी गौर से बात जो है वो
उसके ऊपर वो ध्यान भी देते हैं, करते भी हैं, वो बात इशू नहीं है। लेकिन मेरा तो सिर्फ उनसे यही है कि वो कह रहे थे इनके साथ काम करें, मैंने कहा जी मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता। उसकी वजह ये कि ये लोग सारे जो है ये बहुत ही नॉन पॉलिटिकल और बिल्कुल इमेच्योर लोग हैं। अगर ये आप इनको, मेरी नज़र, मैंने तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ और अब भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई टाइमलाइन दे दें इनको, ये 3 महीने नहीं 6 महीने जितनी देर आप अंदर रहना चाहते हैं, और इनको टाइमलाइन दे दें। ये तो नहीं ला सकते। हमें जब भी मौका मिलेगा हम इंशाल्लाह एक स्पेस बनाने की कोशिश भी करेंगे, जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो भी करेंगे। मुझे नहीं यकीन कि ये मौजूदा टीम जो है ये डिलीवर कर सकती है, बट नॉनदलेस अगर मजीद उसको 2 साल हो गए हैं, मजीद आजमाना चाहते हैं, मजीद आजमाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका, ज़ुबैर उमर साहब आपका, आप दोनों बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। एक शॉर्ट मशा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी में आगे बढ़ा है। क्रिप्टो करेंसी जिसको पहले शायद पाकिस्तान इस तरह से तस्लीम नहीं कर रहा था हुकूमती सतह पे, और मामले ख़ुसूसी भी वज़ीर आज़म के बनाए गए हैं बिलाल बिन साकिब। तो ये सब क्या होने जा रहा है? एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कुछ बातें की। हमारे साथ ब्रेक के बाद कंवल चीमा जो IT एक्सपर्ट हैं वो होंगी हमारे साथ। इसका क्या स्कोप है उन्हीं से मालूम करेंगे। वेलकम बैक जी। उसी खबर की बात कर रहे थे हम जो पाकिस्तान के लिए भी और पूरी दुनिया में भी उसे देखा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के हवाले से आगे बढ़ रहा है। कंवल चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। कंवल साहिबा, ये जो अनाउंसमेंट हुई, पहले पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल बनी, फिर ये बिलाल बिन साकिब हैं, इन्होंने खिताब किया, क्या खबर है, ये क्या ऐलान है, इसकी ज़रा मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी को हम तस्लीम कर रहे हैं और गालिबन हम दूसरा मुल्क हैं जो आगे बढ़ रहा है इस हवाले से। खबर ये है कि पाकिस्तान जो है वो बिटकॉइन, पाकिस्तान के जो सरप्लस एनर्जी है, जो बिजली है सरप्लस पाकिस्तान के पास 2000 मेगावाट, जो कि IPPs को हम पहले से पे कर रहे हैं, उस बिजली को इस्तेमाल करते हुए हम बिटकॉइन माइनिंग गालिबन हम वो करेंगे। और बिटकॉइन का रिजर्व क्रिएट, जो कल बिलाल बिन साकिब ने कहा, जो वहाँ पे गए हुए थे, तो उन्होंने एक रिज़र्व की तरफ इशारा किया कि हम जो पाकिस्तान में, आपको पता है मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ होती हैं वो गोल्ड के रिजर्व्स बनाती हैं, फॉरेन करेंसीज़ के रिजर्व्स बनाती हैं। आज तक किसी मुल्क ने बिटकॉइन का रिजर्व नहीं बनाया है। थोड़े अरसा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी बात की थी कि US जो है वो बिटकॉइन, जो कि लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी तो और भी हैं, मगर जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन के नाम से जानी जाती है। और क्रिप्टो करेंसी जो है हैज़ बिन अराउंड फॉर मैनी मैनी ईयर्स, मगर इसको कभी भी किसी गवर्नमेंट ने या बैंक ने सीरियस नहीं लिया था। तो ये पहली दफ़ा जो है ये सिर्फ गालिबन 7 से 9 मुल्क हैं तकरीबन, जिन्होंने, जिसमें सिंगापुर है, एल सल्वाडोर है, चाइना है, जापान है, और कुछ ममालिक UAE है, जिन्होंने कुछ ना कुछ रेगुलेशन बनाई हुई है क्रिप्टो करेंसी के लिए। मगर बाकी सारे मुल्कों ने क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट कोई रेगुलेशन, जो पाकिस्तान में भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो बैंड थी, उस पर कोई ट्रेडिंग नहीं हो सकती थी। पाकिस्तान में भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई रेगुलेशन, कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी तक अवेलेबल नहीं था। ठीक है, मगर अब पहली दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद कि वो रिजर्व रखेंगे अपने मुल्क में बिटकॉइन का, पाकिस्तान भी लगता है तरफ चल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो गया, यानी जिन ममालिक का आप जिक्र कर रही थी। और दूसरी बात ये जो कही गई कि बिटकॉइन माइनिंग के लिए ये इन्होंने जो बिजली मुख्तस की है, ये तो ऑलरेडी, यानी इसमें नया क्या है? यानी आप कह रहे हैं कि हमने इस चीज़ को तस्लीम करना शुरू कर दिया, इसको फैसिलिटेट करेंगे? देखें, ये एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे ख्याल में, एज ए टेक्नोलॉजिस्ट, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखें बिटकॉइन माइनिंग जो है वो जब जो माइनर्स होते हैं उनको कोई एल्गोरिदम यूज़ करके जो नई ट्रांजैक्शंस होती हैं उसका एक ब्लॉक बनाना होता है। क्योंकि देखें, जो भी क्रिप्टो करेंसी होती है उसके पीछे टेक्नोलॉजी है जिसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। तो वो ब्लॉकचेन जो है, जो नया ब्लॉक, हर चेन है ब्लॉक्स की, ठीक है। तो जब नया ब्लॉक बनता है, माइनिंग से बनता है। दुनिया में कोई भी माइनिंग कर सकता है, गेस गेम होती है, जिसके पास ज्यादा बिजली होती है, कंप्यूटेशनल पावर होती ज्यादा है, वो उसका ज्यादा चांस होता है कि वो नेक्स्ट ब्लॉक का जो एक सीक्रेट कोड है, जो एक सीक्रेट नंबर है, उसे गेस कर लेगा। जो उसे पहले गेस कर लेता है वो नेक्स्ट ब्लॉक ऐड करता है, वो नेक्स्ट ब्लॉक माइन करता है। उसके बदले उसे बिटकॉइन मिलता है, उसको अवार्ड मिलता है बिटकॉइन में। तो पाकिस्तान जो है उसके पास जो 2000 मेगावाट है, और इसमें सबसे ज़्यादा, माइंड यू, जो सबसे ज़्यादा
महंगी चीज होती है, जो सबसे ज्यादा मुश्किल माइनिंग के लिए जो चीज है, जिसकी वजह से माइनर्स डिस्करेज होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि पता नहीं इसमें प्रॉफिट कल को बनेगा कि नहीं बनेगा, बिटकॉइन की वैल्यू पता नहीं कितनी होगी, वो है बिजली की कॉस्ट। ठीक क्योंकि है। वो जब माइन करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा बिजली लगती है, कंप्यूटेशनल पावर भी लगती है और बिजली बहुत ज्यादा लगती है, जो कि एक ऑन गोइंग ओपेक्स की कॉस्ट है। तो पाकिस्तान में तो पहले ही एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, पाकिस्तान तो पहले ही जो है वो ये जो सरप्लस है 2000 मेगावाट्स का, ये पहले ही इसके लिए पे कर रहा है, पाकिस्तान के लिए सम कॉस्ट है, पाकिस्तान को इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। तो ये कह लें कि एक रॉ मटेरियल उस माइनिंग के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो पाकिस्तान तो के पास जो सबसे वसाइल बड़ा मौजूद हैं उन्हीं को वो जो इस्तेमाल करके, यानी अब ये मईशत की बेहतरी होगी। मैं सिर्फ एक नए देखने वालों के लिए, मेरे लिए भी नई चीज़ होगी कि ये जिस तरह आप कहते हैं कि जी रिवार्ड की सूरत में आप माइनिंग कर रहे होते हैं और बिटकॉइन आपको मिलता है, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे होगा या इसे आपको सरपरस्ती चाहिए होगी? क्योंकि आपने कहा जी बिजली की लागत ज़्यादा चाहिए होती है इसके लिए। देखें, जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी माइन करते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में माइनिंग चल रही होती है, पाकिस्तान में भी माइनर्स हैं जो कि ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो पूरी दुनिया में माइनिंग चल रही होती है, उनको कंप्यूटेशनल, उनको जीपीयूज या एसिक्स होते हैं, जो कि वो चिप्स होती हैं जो कि कंप्यूटेशन प्रोवाइड करती हैं उस एल्गोरिदम को रन करने के लिए, वो चाहिए होता है, वो उसकी कॉस्ट होती है, और फिर उसके ऊपर बिजली चाहिए होती है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने अभी तक ये वाजे नहीं किया, और नॉर्मली ये होता है कि अगर बहुत सारे माइनर्स मिल जाएं तो एक माइनर्स का पूल बन जाता है, और फिर वो मिल के माइन, ताकि उनकी सारी जो एनर्जी है और पावर है वो साथ इकट्ठी हो जाए, ताकि वो एक बड़ा माइनर बन जाए, और फिर उनका ज्यादा चांस होता है कि वो जल्दी गैस कर लेंगे या वो ज्यादा गैस करेंगे। तो इस वजह से जो है वो पाकिस्तान भी हो सकता है इस तरह की कोई चीज करे। अभी तक ये क्लियरिटी नहीं आई, अभी तक पाकिस्तान ने कोई फ्रेमवर्क नहीं बताया कि जिसमें क्या जो इंडिविजुअल्स हैं उन तक भी ये रसाई हासिल होगी, उनको भी, कि वो अपनी कंप्यूटेशनल पावर जो उनके पास इंडिविजुअली अवेलेबल है उसको भी इसमें डाल सके, उनको कोई बिजली सब्सिडाइज रेट पे या मुफ्त मिले, या फिर जो जिन्होंने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स लगाए हुए हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में, उन डेटा सेंटर्स को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो कुछ अपनी जो कंप्यूटेशनल पावर है उनको बिजली मुफ्त की या सब्सिडाइज दी जाए जहां पे वो माइनिंग करें, या फिर हुकूमत खुद इस तरह की कोई चीज़ करेगी। तो ये अभी तक इसकी क्लैरिटी नहीं है। आपके ख्याल में ये आइडियल फ्रेमवर्क में सिचुएशन क्या है इस सारे? ये एक तो आपने कहा कि बहुत अच्छा स्टेप है, हमें ज़रूरत भी है, वसाइल मौजूद हैं, बिजली हमारी सरप्लस में है, ये तो है, लेकिन एक सिचुएशन क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में? यानी मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट आपके कहने पे या मेरे कहने पे ही करेगी, लेकिन क्या हो सकता है बहुत अच्छी अगर चीज़ की तरफ हम बढ़ें तो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए एक बहुत बड़ा एक सक्सेस है कि आज तक उसको गवर्नमेंट्स ने और बैंक्स ने सीरियस नहीं लिया था, माना नहीं था। इसलिए नहीं माना था क्योंकि उसके पीछे जब एक्सचेंजेस या ट्रांजैक्शंस होते हैं वो अनोनिमस होते हैं, उनको सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं होती। तो बैंक्स और गवर्नमेंट्स इसको हमेशा डिस्करेज करते थे क्योंकि इसके पीछे वो ट्रैकिंग नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये तो बहुत एक खुश आइंद बात है। ये वैल्यू ऑफ एक्सचेंज और वैल्यू को डेमोक्रेटाइज करता है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। क्योंकि कोई भी, मतलब अब आपको बैंक की सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं, तो कोई भी कहीं पे भी, और इंटरनेशनल रेमिटेंसेस में कोई देर नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रहा। तो बट द थिंग इज कि ये किसी भी मुल्क ने इसको एज अ रिजर्व करेंसी या रिजर्व के तौर पे नहीं तस्लीम किया था पहले। अब यूएस ने किया और अब पाकिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान तो ये दूसरा मुल्क पहली है बात तो ये अमेरिका के बाद? मेरे नॉलेज में पाकिस्तान इस वक्त दूसरा मुल्क है जिसने इसको एज अ रिजर्व हिंट किया है कि हम एज अ रिजर्व इसको सेव करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखिए, अगर आपके पास गोल्ड के रिजर्व होते हैं, उनको एक्सचेंज करने में उनका एक वेट होता है, उनको जो है वो आसानी से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जो आपके पास करेंसी के रिजर्व्स होते हैं वो सैंक्शंस उन पे आ सकती हैं, उन पे गवर्नमेंट की और चीज़ें आ सकती हैं, उन पे और मसले आ सकते हैं, उनकी वैल्यू अप डाउन होती है, वो इन्फ्लेशन उन पे हो सकती है। मगर क्रिप्टो करेंसी जो है उस पर ना तो वो, क्योंकि वो सिर्फ 21 मिलियन अवेलेबल है, तो इस वजह से एक तो उसकी वैल्यू भी है क्योंकि स्केर्सिटी है, और दूसरा ये सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस है। जब 21 मिलियन माइन हो जाएंगे उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये। दूसरा जो है वो ये है कि बिटकॉइन के अंदर इन्फ्लेशन नहीं हो सकती। उसका एल्गोरिदम ऐसा बना हुआ है कि उसमें इन्फ्लेशन नहीं हो सकती, जिसकी वजह से ये बड़ी एक सेफ कह लें कि ऑल्दो स्पेकुलेटिव है, ऑल्दो कि मतलब इसके पीछे बहुत सारी स्पेकुलेशन होती है, मगर अगर यूएस ने और मुल्कों ने इसे रिजर्व बनाना शुरू कर दिया तो वो फिर और ज़्यादा
सेफ हो जाएगी और ये स्पेकुलेटिव जो इतनी ज़्यादा है उसमें कम, वो इसके अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो कम हो जाएगी। आपने इसकी तो हद बताई है कि ये 21 मिलियन तक यानी ये जाएगी, उसके बाद ये ख़त्म, ये क्या, मुझे नुक्ता समझाइएगा दोबारा। देखिए, बिटकॉइन जो है वो 2009 या उससे गालबन कुछ पहले से इट्स बिन अराउंड, और शुरू में जो है जब कोई भी बिटकॉइन माइन करता था तो उसे जितने बिटकॉइंस मिलते थे हर कुछ सालों बाद वो आधे आधे होते जा रहे हैं। हर मेरा ख्याल है 4 साल हैं, 4 साल के बाद आधे आधे होते जा रहे हैं। पहले मेरा ख्याल है 50,000 मिलते थे, फिर 25,000, इस तरह करके कम कम अब होते जा रहे हैं। तो अब जो है वो 20 मिलियन बिटकॉइंस ऑलरेडी माइन हो चुके हैं और टोटल बिटकॉइंस जो माइनिंग के लिए अवेलेबल है वो 21 मिलियन है। सिर्फ 1 मिलियन बिटकॉइंस रहेगी जो कि माइनिंग के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा। तो जब ये सारे बिटकॉइंस माइन हो जाएंगे तो उसके बाद नया बिटकॉइन जनरेट नहीं होगा, ठीक है। जैसे गोल्ड है ना कि बस इतना ही गोल्ड अवेलेबल है, तो वो उतना ही बस 21 मिलियन बिटकॉइंस ही अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद उन्हीं की ट्रांजैक्शन, उन्हीं की सप्लाई और एक्सचेंज और उस डिमांड की वजह से उनकी जो प्राइस है वो डिटरमिन होती रहेगी, मगर नए बिटकॉइंस नहीं आ सकेंगे। तो आप ये कह रही हैं कि अब ये अभी भी ये बेस्ट टाइम है कि जब आप बिटकॉइन, वैसे तो बहुत महंगा है, यानी अगर आप इस तक चले जाएं, पहुंच जाएं, तो सारे सुनने वालों के लिए कह रहा हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी प्राइस बहुत ऊपर जाएगी, इससे भी ऊपर जाएगी। इसकी प्राइस इससे ऊपर बिल्कुल जा सकती है। और दूसरा ये कि मेरे ख्याल में फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो ही है, मेरे अपने ख्याल में, ये मेरी अपनी एक थिंकिंग है। क्योंकि देखें, ह्यूमन बींग्स जो है वो डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ जाते ही जाते हैं। अब इंटरनेट ने इन्फॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया, ठीक है। आईफोन की जो ऐप स्टोर वगैरह, उन्होंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को, ऐप्स को डेमोक्रेटाइज कर दिया। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो चीज़ों को डेमोक्रेटाइज कर देती है, अवेलेबल कर देती है, जिसमें आके कोई भी लेन देन कर सकता है, कोई पीयर टू पीयर ट्रेड। तो ये क्रिप्टो करेंसी भी जो है ये एक्सचेंज ऑफ वैल्यू को डेमोक्रेटाइज करती है, पीयर टू पीयर ट्रेडिंग होती है, किसी थर्ड पार्टी पे आपका रिलायंस नहीं होता, किसी गवर्नमेंट पे, किसी बैंक में आपको वो ट्रस्ट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ब्लॉकचेन इनहेरेंटली एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जिसके अंदर ट्रस्ट बिल्ट इन है। तो आपको किसी तीसरे थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती, गड़बड़ नहीं हो get that सकती trust। इसमें, यानी इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। पूरी दुनिया इसको लेके चल रही है, पूरी दुनिया में ये चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। मगर ये जरूर है कि साइबर अटैक्स और इस टाइप की चीजों से उसको थोड़ा ठीक है। और आखिरी हमें बात ये देखना। कि ये आपने कहा कि पाकिस्तान में भी लोग माइनिंग कर रहे थे, लेकिन जारी बात है ना, ये लीगल नहीं थी, इस तरह से ओपन नहीं ये। तो अब जब ये खबर आ रही है या ये बिलाल की जो बात आई है, उसके बाद फिर हौसला मिला है लोगों को और ये लोगों के लिए नई राहें खुलेंगी। देखिए, अभी तो लोगों को उम्मीद है, अभी तक कोई फ्रेमवर्क नहीं आया और स्टेट बैंक ने कहा था कि अभी तक हमने कोई फ्रेमवर्क नहीं किया, तो अभी तक ये लोग नहीं कर सकते और ट्रांजैक्शंस भी नहीं कर सकते। ऑल्दो पाकिस्तान में जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है ऑलरेडी क्रिप्टो की, वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। 25 मिलियन लोग हैं जो कि ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस करते हैं। $300 बिलियन की ट्रांजैक्शंस पाकिस्तान से जनरेट होती हैं। तो पाकिस्तान में पहले ही क्रिप्टो एक काफ़ी एक बहुत अडॉप्टेड, पहले ही बहुत अडॉप्टेड है, मगर अंडर द कवर है। तो ये अच्छा है कि हुकूमत उसको रेगुलराइज कर रही है और उसका कोई फ्रेमवर्क हमें नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका कंवल चीमा साहिबा, आपने बड़ी तसल्ली से, तफसील से ये हमें समझाया है। ये पाकिस्तान के लिए यकीनन अच्छी खबर है और जिस तरह से इन्होंने ये उसका वॉल्यूम बयान किया है, अगर पाकिस्तान इसको डिस्कवर कर रहा है, पाकिस्तान इसको ओपन कर रहा है, तो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट को भी इसका फ़ायदा होगा और फिर पाकिस्तान जो माशी मसाइल का शिकार है उससे भी निपटने में उसको आसानी मिलेगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए लाने के बाद।